of solute in a liter of solution, moles of solute in a liter of solution। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी जो है मोलारिटी जैसी ही टर्म है ना, मैं तुमको केवल मोलारिटी का नॉर्मेलिटी का कन्वर्जन बता रहा हूं। तो नॉर्मेलिटी होती है x into मोलारिटी। Normality of a solution is x into molarity। What is x? x क्या है? x होता है n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। x इज n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इसको अपन को समझ लेना है। बाकी अगर ये अपन n फैक्टर वैलेंसी फैक्टर समझ लें तो फिर तो क्या है, नॉर्मेलिटी आसान, मोलारिटी निकालेंगे जैसे निकालते थे और उसको इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये x क्या होता है, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो अलग अलग रिएक्शंस में, अलग अलग चैप्टर्स में इसको निकालने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स में तरीके बदल जाएंगे, बट अभी अपने लेवल पे हमको n फैक्टर किसमें कौन कौन सा पता होना चाहिए वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, n फैक्टर डिपेंड करेगा कि जो अपन कंपाउंड ले रहे हैं, बेसिकली जो अपना सॉल्यूशन है उसमें जो सोल्यूट है वो कैसा है, वो क्या चीज है, सोल्यूट क्या है, उस पे n फैक्टर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अपन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के n फैक्टर लिखना समझ लो। स्टार्ट विथ n फैक्टर ऑफ फर्स्ट, या ऐसे कर लो, तुम टॉपिक टाइप डालना है ना तो ऐसे लिख लो, टाइप ऑफ n फैक्टर। इसमें अपन क्या क्या टाइप है वो भी देख लेंगे और निकालते कैसे वो भी देख लेंगे। फर्स्ट, n फैक्टर ऑफ एसिड। एसिड का n फैक्टर निकालना। ठीक है, एसिड का n फैक्टर निकालना। तो एसिड जो होते हैं उनके लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ फर्निशेबल H+ ions in acid molecule। ठीक है, नंबर ऑफ फर्निशेबल H+ ions in acid molecule। कोई एसिड का एग्जांपल बताओ। HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, HNO3 भी है, CH3COH भी है, H2CO3, बहुत सारे हैं। 3 एग्जांपल लिखे और लिखूंगा। ठीक है, ये जो 3 एसिड्स हैं इनके लिए n फैक्टर है इनमें नंबर ऑफ फर्निशेबल H+ आयंस। ठीक है, कि इन आयंस, इन एसिड्स में कितने H+ आयंस हैं। फर्निशेबल का मतलब क्या होता है, तो कभी भी अपन एसिड को, कभी भी तो नहीं बोल सकता ऐसे में, नॉर्मली हम एसिड्स को सीधा यूज नहीं करते कि हमारे पास बस एक बोतल में HCl है और उसको अपन यूज करें। हम हमेशा क्या करेंगे, उस HCl का पानी में घोल के सोल्यूशन बनाएंगे, H2SO4 का पानी में घोल के सोल्यूशन बनाएंगे और वही कंसंट्रेशन अपन कैलकुलेट करते हैं जो अपन ने निकालना सही सीखी है। तो जब हम इन एसिड्स को पानी में घोलते हैं, इनका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये HCl, H2SO4, H3PO4 के मॉलिक्यूल, ये एसिड के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं। एसिड के मॉलिक्यूल पानी में ब्रेक हो जाते हैं इनटू आयंस, आयनाइज होते हैं। जब ये एसिड के मॉलिक्यूल्स आयनाइज होंगे तो एक मॉलिक्यूल से ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड कितने H+ आयंस निकले वो याद रखने वाली चीज है। वैसे तो है तो याद रखने वाली चीज, पर कॉन्सेप्ट की उससे कितने H+ आयन निकले इज उस एसिड का n फैक्टर। देखो कैसे, HCl को मैंने HCl को पानी में डाला, HCl एक्वस बना, तो ये HCl एक्वस क्या होगा, पानी में डिसोसिएट होगा टू H+ एक्वस एंड Cl- एक्वस। ये HCl का H+ और ये जो बचा हुआ था वो Cl-। तो यहाँ बताओ कि ये जो HCl है
ये पानी में जाकर कितने H+ आयंस लूज कर रहा है, कितने H+ आयंस फर्निश कर रहा है, है ना। H2SO4 2 H+ और एक SO4 2-। H2SO4 कितने आयंस, कितने H+? 2। H3PO4 3 H+ और एक PO4 3-। तो H3PO4 से कितने H निकले, 3। तो ऐसा निकाल दिया मतलब कि भाई एक एसिड में जितने H होते हैं वो उसका n फैक्टर, इन केसेस में जितने H निकले वही n फैक्टर है। तो HCl का n फैक्टर 1, H2SO4 का n फैक्टर 2, H3PO4 का n फैक्टर 3। अब यहाँ पे अभी सुनते भी रहना कि अगर जैसे H2SO4 का n फैक्टर 2 है, H2SO4 का n फैक्टर क्या है, H2SO4 का n फैक्टर 2। अगर मैंने किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी H2SO4 की मोलारिटी निकाली, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, n फैक्टर से 2 से H2SO4 के लिए 2 से, तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। मान लो मैंने बोला H2SO4 की मोलारिटी है 1 मोलर, मेरे पास 1 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन है, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी, 2 हो जाएगी ना। तो अपन उसको 2 नॉर्मल या नॉर्मेलिटी 2 वाला सोल्यूशन बोलेंगे। सो जस्ट मीन इज कि ये जो फॉर्मूला है इसको सीधा यूज करना है, सिंपल फॉर्मूला, मोलारिटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तुमने मोलारिटी निकालना पढ़ लिया तो फोकस ऑन n फैक्टर, ये कैसे आता है। अब इन 3 एग्जाम्पल को देख के लग रहा है कि एसिड में जितने H होते हैं वही उसका n फैक्टर होता है, एसिड में जितने H होते हैं वही उसका n फैक्टर होता है। तो जैसे मैंने एक ऑर्गेनिक एसिड लिया CH3 और एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसका n फैक्टर क्या होना चाहिए, 3 सर 4 होना चाहिए। तो 4 सर। देखो H तो इसमें 4 है सर 4 सर। 1 और 1 होगा। एक्वस जो है इसको बनाने पे एसिटिक एसिड ब्रेक्स इनटू सर 1 एसीटेट आयन एंड H+ आयन। ये जो 3 H है ना, ये 3 H कभी पानी में जाके इस मॉलिक्यूल से अलग ही नहीं होते, एक ही होता है। अब n फैक्टर क्या है, 1। तो ये तो कोवलेंट कंपाउंड हो जाएगा सर। अब तो 1 है ना, और वो है 1 ही। देखो कोवलेंट वाला जिसी ने वर्ड यूज करा, तो जब तुम अच्छे से पढ़ लो तो और यूज करना, पर ये जो पार्ट है ना ये कोवलेंट है, ये जो पार्ट है ये आयनिक पार्ट था, तो ये H अलग हो गया। यू इनटू से कि जो H पानी में अलग हो पाएगा ना वो n फैक्टर में काउंट होगा। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में 50 है तो 50 H। फर्निशेबल मतलब होता है, फर्निशेबल मतलब होता है वो H, फर्निशेबल लिख दिया क्या, R और N अलग अलग थे, R, ये R ये N। फर्निशेबल मतलब होता है वो H जो पानी में मॉलिक्यूल से अलग हो पाए, पानी में सोल्यूशन जाने पे वो H अलग हो पाए, वो फर्निशेबल है। तो जैसे यहाँ पर एसिटिक एसिड से कितने H अलग हो पा रहे हैं, 1, तो इसका n फैक्टर 1 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से n फैक्टर मेंशन कर रहा हूँ। तो x of HCl is 1, x of H2SO4 is 2, x of H3PO4 is 3। ठीक है, x of acetic acid n factor of acetic acid is 1, और acetic acid और एग्जाम्पल x of H3PO3, x of H3PO2, x of H2CO3, x of HNO3। मैंने पास जितने एग्जाम्पल याद आ रहे हैं मैं लिखता जा रहा हूँ। चेक H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसका n फैक्टर सर 3। अब मैंने क्या करा, इस H3PO4 में से एक O कम कर दिया, तो फॉस्फोरिक से फॉस्फोरस एसिड हो गया, इसका नाम फॉस्फोरस एसिड है। इसका n फैक्टर क्या लगता है,
मैंने O कम करा, H तो 3 ही है। 3 किसी ने 2 बोला था, अब तुक्का मारा था कि पता नहीं पता था, पर है 2। सर पता था, पढ़ा था एक कहीं। बहुत बढ़िया। H3PO3 का एन फैक्टर 2, H3PO2 का एन फैक्टर 1, H2CO3 का एन फैक्टर 2, HNO3 का एन फैक्टर, अगर HNO3 तुम्हें पता एसिड होता है, इसका एन फैक्टर तो तुम्हें पता हो ना पता हो, आना एक ही है, क्या आएगा? 1 सर 1 ही आएगा, 1 ही एक ही आएगा तो ना। आइटम है। एक ही H है, एक ही H है। अब एक H वाली चीज से 2 H तो कैसे निकलेंगे, है ना? सर। तो या तो वो H निकलेगा नहीं तो वो एसिड नहीं है, और निकला तो एक तो एन फैक्टर 1। हाँ बोलो सर हाँ, ये बोलो। समझा तो सर XH3PO3 2 कैसे आया? जैसे मैंने लिखा X H3PO3 इक्वल टू 2 हो गया वो। तो ये कैसे पता करेंगे कि एन फैक्टर कितना होगा? देखो उसका तरीका बताता हूँ, है ना? तुम बताना, अगर तुम्हें वो तरीका जानना हो तो वो भी बता दूंगा। उसका तरीका होता है पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना। एक चैप्टर होता है 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग। क्या नाम होता है? केमिकल बॉन्डिंग। तो इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री का कि चैप्टर है। जो कि 70 to 80% ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है ना? तो अगर तुमको ये जानना है कि एग्जैक्टली एन फैक्टर 2 कैसे, तो वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो अपने पास ऑप्शन है, या तो मैं बोल रहा हूँ ये एन फैक्टर 2 है, कुछ दिन याद रख लो, या फिर अपन बॉडी करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ क्या करें? नो सर, कुछ दिन याद रख लेते हैं। अपन को आगे, है ना, क्योंकि अपन को आगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना ही है, तो अपने पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए कुछ दिन अलग जो लग रहा है ना उसको अच्छे से याद कर लो। जैसे HNO3 का इनफैक्टर ऑब्वियस 1, H2CO3 का 2, 2 H दिख रहे तो 2 है, तो दिमाग ही नहीं लगा रहा ना, ठीक है ना? H2SO4, H3PO4, HCl, जितने H है वो एन फैक्टर है। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल आ गए, H3PO3 आ गया, H3PO2 आ गया, इनके एन फैक्टर इनके H के नंबर से अलग है ना, तो अच्छे से फोकस करके याद कर लो कि भाई इसमें एन फैक्टर में डिफरेंस था। इनफैक्ट क्या करो, नॉर्मेलिटी का क्या काम है, मोलारिटी का क्या काम है, वो बताओ पहले मुझे, देवेश। के लिए इस्तेमाल होता है ना, इसका मतलब इतना समझ में नहीं आया था मुझे, इसलिए मोलारिटी पूछा का, था। अरे पूछ ले, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ भी पूछ, जो पूछना है पूछ ले, सब पूछ ले, मैं तो सब बताऊंगा, पर जो मैं पूछा वो भी तो बता, मोलारिटी का यूज क्या था? सर मोरालिटी अपन वो कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का उसके लिए इस्तेमाल करके थे सर। मतलब उससे आइडिया लग जाता है कि सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट होगा, है ना? हाँ है ना? अच्छा, हाँ, मोलारिटी से क्या करते हैं? उससे भी वही करके थे सर। मोल फ्रैक्शन से क्या करते हैं? उससे भी वही तो करते उससे हैं। नॉर्मेलिटी से क्या करते हैं? उससे भी वही करते हैं। समझ में आई बात? कि ये प्रिसाइजली अगर तुम जाओगे ना तो इनके अपने अपने यूज हैं, ठीक है? अगर अपन डिटेल में जाएंगे, बहुत डिटेल में, जो कि अपन जाएंगे, तो इनके अपने अपने यूज निकलेंगे। बट अभी अपन के लिए इनका यूज क्या है कि ये सब अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अलग अलग तरह से बताया गया है कि एक सॉल्यूट में सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, उसके बताने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, शायद समझ में भी आए। अपन जो मोलालिटी टर्म पढ़ते हैं, मोलालिटी, उस टर्म में मोल फ्रैक्शन में भी नहीं है वैसे, बट मोलालिटी नॉर्मेलिटी परसेंटेज में मोलालिटी एक ऐसी टर्म है जिसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता। चेक करो, मोलालिटी में ऊपर मोल्स आते हैं और नीचे क्या आता है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट, उसमें कहीं भी वॉल्यूम नहीं आता ना। यस सर। देखो, तो नहीं एक सर। फिनोमेना होता है कि कोई भी सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, कुछ भी हो, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है? दिस इज अ फिनोमेना कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। एक फिनोमेना होता है, जनरल फिनोमेना है, सब पे लगता है। तो किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी
किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी, कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम मोलालिटी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या? मोलारिटी करेगी। मोलारिटी करेगी क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ा तो मोलारिटी कम हो जाएगी। पर मोलालिटी डिपेंड करेगी क्या? मोलालिटी, नो सर नो सर है ना? तो समझ आया दो कंसंट्रेशन टर्म का यूज। अगर मुझे ऐसी कंसंट्रेशन टर्म चाहिए जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती तो मैं मोलारिटी यूज करूंगा, और अगर मुझे नहीं फर्क पड़ता तो आई कैन यूज मोलारिटी। तो इस तरह से अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म का अलग अलग जगह यूज होता है। ठीक है ना? अपन पढ़ते जाएंगे तो तुम्हें अलग अलग टर्म का क्या यूज है वो तुम्हें आता जाएगा यूज में। ठीक है, राइट, लेट्स कंटिन्यू। तो एन फैक्टर जो है वो तुमको कुछ टाइम तक याद रखना है कि एसिड्स के क्या है। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं पूरे ही एसिड कवर कर लूं, है ना? सारे एसिड तो कौन कवर कर सकता है, पर जो अपने मोस्टली काम किए वो लिख लिए। इसको इस तरह से लिख लो तो याद हो जाएगा, आसान रहता है। X of H3PO4, X of H3PO3 और X of H3PO2 एक साथ ऑर्डर में लिख दिया मैंने। H3PO4, H3PO3, H3PO2, H3PO4 का 3, 3 का 2, 2 का 1, ऐसी ऑर्डर में याद कर लो। सबसे कॉमन एसिड है फॉस्फोरिक एसिड होता है विच इज H3PO4, फिर फॉस्फोरस एसिड H3PO3, फिर हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2। तो इनके मोरलेस सीधा बोल रहा हूं मैं, तुम्हें एन फैक्टर रखना है। अभी के लिए रट के रख लो, जब तुमको लॉजिक पता चल जाए तो लॉजिक से निकाल लिया करना। ठीक है ना? लॉजिक पता चल भी जाएगा तो 99% लोग उसको याद ही रखते हैं, क्योंकि इतनी छोटी सी चीज में अपन बार बार लॉजिक थोड़ी लगाते हैं। सीधा सा काम है भाई, एन फैक्टर 3 है तो 3 ही रहना है, बदलना तो है नहीं है, तो याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो दिस इज लाइक इन अ वे फाइंड एसिड का एन फैक्टर प्लस उसको जो पार्ट याद करना है वो। ठीक है, तो इन एनी ऑफ दीज एसिड, ठीक है, इन एनी ऑफ दीज एसिड अगर मेरे को एन फैक्टर निकालना पड़े तो वो अपन याद करके रख लेंगे। और फिर अगर मुझे नॉर्मेलिटी निकालना पड़े तो मैं क्या करूंगा? जो मैंने एन फैक्टर याद करा है उसको मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं मोलारिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यस सर। अब देखो, इस डेफिनेशन का थोड़ा सा यूज तुमको बताता हूँ, काम अभी बहुत कम आएगी, बट फिर भी जस्ट बिकॉज हमने डेफिनेशन लिखी। एक रिएक्शन है, मैंने एक H2SO4 को, एसिड है ना, तो एसिड सबसे ज्यादा किससे रिएक्ट करते हैं? बेस बेस से। बेस तो मैंने क्या करा, मैंने H2SO4 को बेस से रिएक्ट करवाया NaOH से। NaOH एक बेस होता है ना ये। और इस रिएक्शन का मुझे एंड रिजल्ट तक पता है। इस रिएक्शन से सॉल्ट बना, ध्यान से देखना सॉल्ट क्या बन रहा है, NaHSO4 और सॉल्ट के साथ बनता है पानी, ये रहा पानी। ठीक है, तो H2SO4 से यानी एसिड से बेस की रिएक्शन हुई, ये सॉल्ट बना, पानी बना। अच्छा, फिर से करवाया तो एक डिफरेंट प्रोडक्ट आया। तो अब मेरे को बताओ, ये दो रिएक्शन है, दोनों में रिएक्टेंट सेम है, H2SO4 और बेस, H2SO4 और बेस। पर इन दो रिएक्शन में जो H2SO4 है उसका एन फैक्टर अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है, अलग ही है ना सर? अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। पहले केस में क्या बोले H2SO4 का एन फैक्टर? 1 डेफिनेशन ये है कि इसने कितने H लूज करे। 1 H2SO4 से देखो 2 H थे पर एक अभी भी लगा, एक ही निकला, तो एन फैक्टर क्या आएगा? 1। जबकि सेकंड रिएक्शन में देखो दोनों H निकल गए, तो एन फैक्टर क्या आएगा? 2 एन फैक्टर फिक्स्ड नंबर हुआ क्या? नो सर, नो सर। वो तो वेरिएबल हो गया। अब मैं अगर ये सब हटा के, किसी को डाउट आ रहा है क्या? नो सर, हाँ नो सर। देखो, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। ये सेकंड, ये एक सेकंड सर पूछ रहा हूँ। हो गया, क्लियर हो गया सर, हो गया।
ठीक है, तो अगर मैं ये सब हटा दूं और बोलूं तुम तो मुझे ये सब पता नहीं, तुम तो बताओ H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, तो क्या आंसर करोगे? क्योंकि ये 1 भी है 2 भी है। सर 2 बोलेंगे? सर कुछ भी। तो ध्यान रखना, पे डिपेंड करेगा। रिएक्शन पे तो डिपेंड करेगा, पर मैं नहीं दे रहा रिएक्शन, मेरी मर्जी है ना, वो तो नहीं दूंगा मैं, और पूछ रहा हूँ। 2 बोल देंगे सर। 2 तो 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम 2। नहीं, तो इतना इतना नहीं सुनता कोई कि मैक्सिमम 2 और सर 1 और 2 कुछ भी हो सकता है, वो तो बोलेगा 1 और 2। अगर गलत आंसर दिया तो ए वाला का लेफ्ट वाला 1, राइट वाला 2। गलत आंसर दिया तो गलत वाले पे थप्पड़ पड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे, 1 और 2 दोनों बोल लोगे, दोनों थप्पड़ पड़ जाएंगे। हो जाता है ना, ऐसे फंसा देते हैं कभी। यस सर। तो अपन क्या करेंगे, अपन बोलेंगे आंसर 2 है। अगर रिएक्शन दी तो देख लेना भाई, इस रिएक्शन में दिख रहा है ना, एक H निकला तो एन फैक्टर 1, 2 H निकले एन फैक्टर 2। कुछ नहीं दिया तो ये सारे लिखें। देखो बात समझ आ रही है कि बाय डिफॉल्ट ये रहे एन फैक्टर, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ठीक है ना, अपने से अपन जो एन फैक्टर है वो हमेशा मैक्सिमम बताते हैं कि वो इतने H लूज कर सकता है। अब नहीं कर रहा तो उसमें अपन क्या करें? समझ आ रही है बात? सर बोलो। डाउट आया सर मेरे को एक। जैसे कि पहले केस में तो अपना एन फैक्टर 1 आ गया, दूसरे केस में 2 कैसे आया वो समझ नहीं आया। इससे कितने H निकल गए? H2SO4 से हाँ 2 निकल गए, तो एन फैक्टर 2 हो गया। अच्छा ओके सर। तो सर ये ऐसे कैसे हो सकता है सर? सिमिलर चेंज कैसे हुआ प्रोडक्ट? टेम्परेचर डिफरेंस। Na2 कैसे आता है? हाँ, टेम्परेचर तो बिल्कुल भी रीजन नहीं होता उसका बेटा। उसका रीजन देखो क्या होता है, ये जो रिएक्शंस लिखी है ना, ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है ना, क्योंकि अपन अभी वो चीज पढ़ नहीं रहे थे। पर जब अपन इनको बैलेंस करेंगे और फिर अपन इनका स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, विच इज अपना चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, तो अपन को समझ आएगा कि H2SO4 के अमाउंट के साथ NaOH का इस केस में डबल अमाउंट लगता है और इस केस में सेम। तो जैसे मेरे पास H2SO4 1 मोल है और मैं 1 ही मोल NaOH डालूंगा तो मुझे NaHSO4 मिलेगा, और अगर मैं 2 मोल डालूंगा तो Na2SO4 मिलेगा। तो अमाउंट पे डिपेंड कर जाएगा वो, बट तुम उसमें मत दिमाग लगाओ, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो। तुमको रिएक्शन देख के एन फैक्टर निकालना समझ आ रहा है? यस सर। है ना, ये एन फैक्टर 1, ये एन फैक्टर 2। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मत दिमाग लगाओ तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इवेंचुअली तुम्हें समझाऊंगा। तुमको पता होगा, जब तुम्हें पता होना होगा कि ये रिएक्शन कब होती है, ये रिएक्शन कब होती है। ठीक है ना, उसकी तुम मत चिंता करो, है ना। जब अपन को जानना होगी चीज तो पता चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से विल डिसाइड कि अपन एसिड्स में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। बैक टू वापस कि अगर अपन को इसका यूज करना है तो ये है यूज। नॉर्मेलिटी इज एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। मोलारिटी निकालना समझ लिया है, एन फैक्टर रिएक्टेंट्स का, कंपाउंड्स का पता चल गया, उसको मोलारिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पे डिपेंड करेगा एन फैक्टर। तो दिस इज ऑल जो एसिड में है कि एसिड्स के एन फैक्टर उनके H+ के नंबर पे डिपेंड करते हैं। जितने H+ वो पानी में फर्निश करेंगे वो उनका एन फैक्टर है। ठीक है, लेफ्ट साइड क्लियर कर दूं? लिख लिया ये लेफ्ट साइड वाला? यस सर। यस सर। चलो थोड़ी देर अपन ये बॉक्स और बना दे देते हैं। नेक्स्ट टाइप की चीज का एन फैक्टर देखते हैं। एन फैक्टर ऑफ नेक्स्ट एसिड के बाद क्या आएगा? बेस। सर बेस। एन फैक्टर ऑफ बेस। एसिड्स जो हैं, एसिड्स उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वाटर में हाइड्रोजन H+ आयन करते हैं वो। H+ आयन वाटर में लूज करते हैं। बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्लस आयन OH आयन रिलीज वाटर में रिलीज करते OH- आयन वाटर में रिलीज करते हैं। नंबर ऑफ फर्निशेबल OH- आयन, उतना डिस्कशन हम अपन नहीं करेंगे जितना अपन ने एसिड में करा, क्योंकि अपन को लॉजिक समझ आ गया। एसिड में H देखना थे, बेस में OH- या OH देखना है। तो अगर मैं सीधा पूछूं व्हाट इज X ऑफ NaOH? 1,
What is x of MgOH whole twice? 2. What is x of AlOH whole thrice? 3. एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर सीधा, क्योंकि इसमें तो क्या होता है, बेस में जो OH ग्रुप है ये, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है अगर वो एक से ज्यादा हुआ, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है अगर एक से ज्यादा हुआ। तो उस केस में जस्ट फाइंड आउट, ठीक है 2 OH दिख रहे हैं वेक्टर 2 होगा, 3 दिख रहे हैं 3 होगा, 1 दिख रहा है तो 1 होगा। दिस इज एन फैक्टर ऑफ बेस। ज्यादा काम आता भी वैसे एसिड का है, बट ठीक है हमें बेस का भी पता होना चाहिए। सेकेंड काइंड ऑफ एन फैक्टर, ठीक है। बेस के लिए भी सेम चीज, NaOH के सोल्यूशन की मोलारिटी आई 10, NaOH के सोल्यूशन की मोलारिटी आई 10, तो नॉर्मेलिटी क्या होगी? 10 सर 10 सेम, क्योंकि एन फैक्टर 1 है। MgOH के होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन की मोलारिटी आई 0.1, तो नॉर्मेलिटी क्या आएगी? 0.2। सिंपल है ना, नॉर्मेलिटी इज एन फैक्टर इनटू मोलारिटी। तो अपन को पढ़ना तो एन फैक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट एन फैक्टर, थर्ड एन फैक्टर, बेस के बाद थर्ड एन फैक्टर, एन Salt. फैक्टर ऑफ आयन। Salt. सॉल्ट, हाँ सॉल्ट भी कवर हो जाएगा। अभी अपन आयन की बात कर रहे हैं। व्हाट आर आयंस? आयंस क्या होते हैं? सर जिन पे चार्ज Charge particles. For gaining electrons. चार्ज पार्टिकल्स। अगर किसी अपने जैसे बंदे को, अपने भाई यार को समझाना हो तो बोलने कि जिस पे चार्ज होता है वो आयन होता है। और फिर किसी को अगर थोड़ा सा शो ऑफ करना हो तो अपन उसको अच्छे डिटेल में कि देखो ऐसा होता है, एक एटम होता है उसको एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करता है तो कटा जाए। फिर अपन थोड़ा ज्यादा बताते हैं ना, अपना वो अपनी नॉलेज शो ऑफ करते हैं, तो अपन उतना नहीं करेंगे। अपन हाँ जिस पे चार्ज है वो आयन है, ठीक है। जिस चीज पे चार्ज है वो आयन है, उसका एन फैक्टर क्या होता है? उसका चार्ज। एन फैक्टर ऑफ आयन इज मैग्नीट्यूड, मॉड भी, वैसे तुम तो मॉड वाले लोगों को पता ही होगा, तो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या चलो तुमको तो मॉड पता है ना, मेडिकल वाले नहीं समझते। इट इज मॉड ऑफ चार्ज ऑन द आयन। तो बेसिकली मॉड लगाया है और नेगेटिव वाले आयंस, अनायंस के लिए। एक आयन पे जितना चार्ज है वो सीधा क्या है? उसका एन फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल एन फैक्टर ऑफ H+, एन फैक्टर ऑफ SO4 2-, एन फैक्टर ऑफ PO4 3-, एन फैक्टर ऑफ Zn2+। तो एन फैक्टर ऑफ H+ क्या होगा? सर +1। प्लस की जरूरत नहीं है, मॉड लगा दिया ना, मतलब वैल्यू पॉजिटिव। एन फैक्टर ऑफ सल्फेट SO4 2-, +2 है ना, साइन की जरूरत नहीं है। 3 2 ये सबसे इजी है, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगता। सीधा देख लो, जो चार्ज है पॉजिटिव है तो सही है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करके वो एन फैक्टर हो गया, ठीक है। फोर्थ एन फैक्टर, माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? एन फैक्टर नंबर 4, एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड। इसमें अपन अभी आयनिक कंपाउंड्स लेंगे। क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जो, अभी लिख देता हूँ डेफिनेशन, पानी में जाकर आयंस में ब्रेक हो जाएं, ठीक है। सो अपन एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड में आयनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। मैं लिखवाता हूँ होते क्या है। एन फैक्टर क्या होता है? तो इट इज मॉड ऑफ टोटल चार्ज, मॉड ऑफ टोटल चार्ज ऑन कटाइन और अनायन। यहाँ पे ध्यान देना, और लिखा है। कटाइन का लेना है कटाइन का लो, अनायन का लेना है अनायन का लो, एक किसी का लेना है, जोड़ वोड़ नहीं देना अपने से, है ना। तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके कटाइन का या अनायन का एक किसी का चार्ज ले लो, मॉड लगा दिया, मतलब वैल्यू क्या आनी चाहिए? वैल्यू कौन सी लेना है? पॉजिटिव, है ना। तो दैट इज एन फैक्टर। नाउ अपने लिए शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज
compounds which dissociates into ions H plus and 1. H प्लस में तो पानी H प्लस तो एसिड से निकलेगा, आयंस तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो आयनिक कंपाउंड और H दोस्त plus या OH माइनस आयन से लिख सकते हैं। नहीं, H प्लस और OH माइनस आयन तो बेटा सर पानी विच के के बाद होते क्या हैं, लिखा है? which dissociates, breaks, simple word, breaks into ions in water। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो पानी में डालने पर आयंस में ब्रेक हो जाए, एज आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को पानी में डालोगे तो ये आयंस में ब्रेक होगा। तो मैं कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनके आयंस भी बता देता हूँ। Na प्लस Cl माइनस। सर इलेक्ट्रिसिटी पास भी करनी पड़ती है ना इसमें? नहीं, वो अपने आप टूट जाता है, पर इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा। सॉल्ट तो पानी में टूट ही जाता है, समझ रहे हो? जैसे उसमें पढ़ा करके अच्छा सॉल्ट डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जरूरी थोड़ी हम पास करें, समझ रहे हो? कि इलेक्ट्रिसिटी पास करना जरूरी नहीं है, सॉल्ट पानी में टूटता ही है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मे बी, या गर्म करते हैं तो कम टूटा तो ज्यादा टूट जाएगा, वो तो हो सकता है। पर जब भी एक सॉल्ट, एक आयनिक कंपाउंड पानी में जाएगा तो इट विल ब्रेक अप इनटू आयंस। अब ये NaCl के कटायन अनायन है Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इस Na प्लस पे टोटल चार्ज कितना है? 1 इस Cl माइनस पे टोटल चार्ज का मॉड क्या है? 1 NaCl का इनफैक्टर 1। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा टोटल चार्ज का मॉड और कटायन और अनायन, तो अपन को पता चल गया कि कटायन और अनायन का मॉड तो सेम ही है। जो चार्ज टोटल कटायन पे है वही टोटल अनायन पे होगा, बस साइन नेगेटिव पॉजिटिव, बस पॉजिटिव और नेगेटिव। सर कोई ऐसा हो जो अलग अलग हो चार्ज कटायन और अनायन पे, उस पे फिर नेट चार्ज बच जाएगा। देखो समझना ना, इतना डिफिकल्ट एक्चुअली है नहीं। देखो Na2SO4, ठीक है, इसमें आयंस हैं 2 Na प्लस और 1 सल्फेट, ठीक है। व्हाट इज टोटल चार्ज ऑन ऑल Na प्लस, सब मिला के Na प्लस पे? एक पे एक है और 2 है तो 2 आ गया। एक Na प्लस पे चार्ज 1 है, दोनों पे मिलके 2 चार्ज हो जाएगा। और सल्फेट के चार्ज का मॉड क्या है? 2 जितना इस पे पॉजिटिव है, जितना इस पे पॉजिटिव है उतना इस पे नेगेटिव है ना, तभी यहाँ पर ऊपर चार्ज क्या लिखा है? यहाँ 0, कुछ नहीं लिखा। सल्फेट पे -2 लिखा है ना, तो ये आयन है। अब ये आयन है क्या? Na2SO4? नो सर, इसमें चार्ज नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि कटायन अनायन का चार्ज मिलके 0 हो रहा है। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूल पे, किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे चार्ज बचेगा क्या? नहीं बचेगा। उसके कटायन और अनायन का चार्ज हमेशा क्या होगा? सेम। हमने यहाँ और लिख दिया कि तुम्हें कटायन समझ आ रहा है उसका ले लो, अनायन समझ आ रहा है उसका ले लो, आना तो सेम ही है। तो Na2SO4 का फिर एन फैक्टर क्या हो गया? 2 सर, 2 सर जिसका हाईएस्ट होगा उसका ले लेंगे चार्ज। बेटा बराबर, हाईएस्ट पर होगा, बराबर ही होगा ना। हाईएस्ट कैसे? हाँ सर होगा तो बराबर ही। हाँ आ गया सर। हाँ तो टोटल वर्ड पे भी तो ध्यान दो। Na पे तो +1 चार्ज है, सल्फेट पे -2 है, तो मॉड उसका 2 हो गया। तो 1 और 2 में चूज थोड़ी कर रहे हैं, या टोटल लिखा है, दोनों Na जोड़ो तो 2, सल्फेट 2, एन फैक्टर 2, जो तुम्हारी मर्जी ले लो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं इसके। तो X ऑफ MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट का एन फैक्टर 2 सर। देखो ये जो सल्फेट है, अब ऐसा नहीं कि अरे ये तो पहली बार नया मॉलिक्यूल देखा, पता नहीं क्या होगा। सल्फेट, ये जो SO4 है, ये अपन ने कहीं कहीं देख रखा है ना,
एक तो यही देखा, एक इसके पहले यहाँ देखा, एक इसके पहले H2SO4 में देखा था। तो अगर सल्फेट पे -2 चार्ज है तो वो -2 ही है, हमेशा -2 रहेगा। मतलब तुम बोल लो किसी के भी साथ लगाओ, इस पे तो -2 आएगा। अब इस पे -2 आएगा तो मतलब n फैक्टर 2। बात समझ आ रही है कि भाई मेरे को नहीं पता कि Mg इस मैग्नीशियम पे कितना चार्ज आता है, तो कोई बात नहीं, सल्फेट तो पता है ना, एक किसी का बता रहा है सल्फेट का बता दो। बात समझ आ रही है? तो दोनों का सेम ही होगा। यस दोनों का सेम होगा, अपन ने बहुत बार रिपीट कर लिया। n फैक्टर ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट का n फैक्टर 2 सर। 6 टोटल पे ध्यान देना। 6 इसमें so much 6 सल्फेट है 3, है ना। एक पे -2, 3 पे -6 और उसका मॉड होगा 6। अब अगर यहाँ ध्यान से देखो एक कॉन्सेप्ट और, कि अगर सल्फेट पे -2 × 3 -6 चार्ज है तो दोनों एल्यूमिनियम पे मिला के भी +6 चार्ज होना चाहिए। अगर ये +6 नहीं हुआ तो 0 नहीं आएगा। तो अगर दोनों एल्यूमिनियम पे +6 चार्ज है तो एक पे 3 +3 अब देखो एक एल्यूमिनियम पे +3, दोनों पे +6, n फैक्टर 6। ठीक है, यस समझ सर आया? ठीक है सर सर फोर्थ वाला एक और बार बता दो सर, ये नहीं आ रहा। सर ये एक बार और रिपीट कर दो सर ये फोर्थ जो आप एल्यूमिनियम सर, जैसे Al देखो का। क्या है शांत, फोर्थ वाले में अपन को टोटल चार्ज ऑन आयन लिखना है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि तुमको जैसे सल्फेट है, अब तुम्हें सल्फेट तो चलो समझ लिया कि अच्छा ये जहां भी आएगा इसमें -2 चार्ज है, तो बिल्कुल वैसे ही Mg पे भी हमेशा +2 ही आता है, एल्यूमिनियम पे भी हमेशा +3 ही आता है। तो चार्ज तो अपन धीरे धीरे याद करते जाते हैं, है ना। और एल्यूमिनियम जैसे है तो उस पर चार्ज आता है +3। किसी भी कंपाउंड में एल्यूमिनियम अगर वो कंपाउंड बनाता है ना, ये ध्यान रखना कि अकेला एल्यूमिनियम हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उसके साथ कुछ मिलाया, कंपाउंड बनाया, तो उस पे चार्ज +3 ही होगा। अब अगर एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है और यहाँ 2 एल्यूमिनियम है तो 2 × 3 कितना होता है, टोटल चार्ज कितना है 6, वो n फैक्टर है। सल्फेट कहीं पर भी कंपाउंड बनाएगा तो चार्ज -2 ही होगा, एक पे -2 तो 3 पे कितना होगा, -6। मॉड क्या होगा 6। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम नए नए आयन देखते जाओ उनका चार्ज ध्यान रखते जाओ। अब ऐसा नहीं है कि आज बैठ के दुनिया के सारे आयन का चार्ज याद कर ले, तो कर ही नहीं पाओगे। जैसे जैसे देखते जाओगे याद करते जाओ। ठीक है, वो एक शीट टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज ही नहीं, मतलब सर टोटल आयन का चार्ज है, टोटल एक मॉलिक्यूल आयन का चार्ज तो बेटा 0 होता है, हर पे 0 होता है। अब बोलो, टोटल मॉलिक्यूल पे मिला के चार्ज ये लिखा 0, तो फिर तो n फैक्टर पढ़ने का मतलब ही क्या, वो तो 0 हो गया तुम्हारे हिसाब से। आयन्स पे चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनाइन, टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनाइन। हमेशा ध्यान रखो कि अपन कुछ भी चीज याद कर रहे हैं तो जो बोर्ड पे डेफिनेशन है उसको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम्स चेक करो। टोटल मॉलिक्यूल पे होता, टोटल मॉलिक्यूल का चार्ज होता तो मैं लिखता ना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड टोटल चार्ज ऑन कैटायन और अनाइन। यस सर कैटायन का टोटल चार्ज ले लो, अनाइन का टोटल चार्ज ले लो, दैट इज द n फैक्टर। ठीक है, किसी को सेकंड थर्ड में डाउट था तो देखो, थर्ड वाला जो था ये n फैक्टर ऑफ आयन, इट इज बिल्कुल इसी की तरह। इसमें अपने पास क्या है, कैटायन अनाइन दोनों होते हैं। अगर एक बस कैटायन है तो उसका चार्ज, एक बस अनायन है तो उसका चार्ज इज n फैक्टर ऑफ आयन। बेस है तो इट इज नंबर ऑफ OH माइनस। एक बेस में OH पार्ट होता है, अलग से दिखेगा, जैसे इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, दैट इज बेस का n फैक्टर। एसिड का n फैक्टर इज उसके H+ आयंस। ठीक है, तो ये अपना बेसिकली 4 तरह के n फैक्टर हो गए। इसके अलावा एक 5वें तरह का n फैक्टर और होता है, तो दैट इज n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स।
this is to be done in redox. ठीक है, दिस इज टू बी डन इन redox, ये अपन redox रिएक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी ये अपने सॉल्ट का क्या होता है, ये क्या है NaCl. आदर्श, ये NaCl किस तरह का कंपाउंड है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है ना. ठीक है, तो अपन Sir, ने ऑलमोस्ट, बोलो बोलो बोलो. NaHSO4 का क्या होगा सर? NaHSO4 का एन फैक्टर 1, बिकॉज उसमें Na प्लस जो कटायन है उस पे +1 चार्ज है. और देखो ऐसा है, अपन अगर रैंडम कंपाउंड सोचना स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ कंपाउंड में अपन फंस सकते हैं. अभी यार इसका इनफैक्टर यार समझ ही नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है कि तुम्हें एग्जाम्पल ऐसा पूछा जाएगा जिसका तुम इनफैक्टर निकाल पाओ अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो. अब जैसे किसी में अगर डाउट आ रहा है, जैसे वो एग्जाम्पल H2SO4 का ही था, अब उसके 2 इनफैक्टर थे, तो मैं कभी कभी क्वेश्चन में तुम्हें रिएक्शन लिख के दूंगा ना, फिर सोचना तुम. अब मैंने बोला NaHSO4 है और उससे मैंने एक H अलग कर दिया तो इनफैक्टर 1 हो गया. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अपन को डिफॉल्ट ही याद रखने होते हैं, रिएक्शन भी लिखी होती हैं, उससे भी डिसाइड करते हैं अपन क्या इनफैक्टर क्या होगा. ठीक है ना. तो इन अ क्वेश्चन अगर अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड एन फैक्टर, हमेशा निकल जाता है वो. ठीक है सर यहाँ Concept फोर्थ में यही आपने है. लिखा है कि कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होना चाहिए, और अगर आयनिक कंपाउंड नहीं हुआ तो वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उस केस में अपन उसको रिडॉक्स में पढ़ेंगे. समझ में आई बात? यस है ना. कोई बोले CO2 का इनफैक्टर बताओ, तो CO2 इज अ लाइक नॉन आयनिक कोवलेंट कंपाउंड, तो विल बी डिस्कस्ड हियर. ठीक है, यहाँ पे पढ़ा जाएगा वो. तो अभी अगर अपन को नहीं पता तो अपन से पूछा नहीं जाएगा, और जब पूछा जाएगा तब तक पढ़ लेंगे अपन. ठीक है, राइट. यस तो सर. ये अपन का एक तरह से कंसंट्रेशन टर्म नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका हो गया. एन फैक्टर समझो, उसको मोलारिटी निकाल के मल्टीप्लाई करो, एंड डन. ठीक है, यस सर. तो नोट करो एक बार फटाफट. कर लिया सर नोट. नोट हो गया? यस सर, हो गया. यस सर हो गया. यस सर. NaHCO3 का कितना हो? NaHCO3 का 1 ही होगा. 1. हाँ, या तो वो Na लूज करेगा या H लूज करेगा. इन एनी ऑफ द केस एन फैक्टर 1. यस. और बहुत बार ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, कि तुमको रिएक्शन दी होगी, उससे तुम आराम से निकाल सकते हो किससे? ना. रिएक्शन से भी निकलता है. जस्ट अ सेकंड. ठीक है, चलो अब अपन ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन टर्म्स में पर्टिकुलरली मोलारिटी की बात करेंगे, क्योंकि इट इज द मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन टर्म, और उसमें अपन को देखना है कि अपन क्या क्या कर सकते हैं. ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन सॉल्यूशंस को अब मिक्स करना चाहिए, बेटा एन फैक्टर की रिएक्शंस के एग्जांपल आपको अभी जरूरत नहीं है. एन फैक्टर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑप्शनल सा है अभी आपको, आप इसको ढंग से जब पढ़ोगे ना तो वो रिडॉक्स में ही पढ़ोगे. जस्ट बिकॉज ये कहीं टर्म आ सकती थी इसलिए मैंने बताया है. उसमें भी अपन ने अपना 1 घंटा ऑलमोस्ट स्पेंड कर दिया जितना नहीं करना था. अभी उतनी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी. अपन और इंटरेस्टिंग एंड और यूजफुल चीज पढ़ते हैं इसके बजाय. 2 कॉन्सेप्ट में तुमको पढ़ा रहा हूँ. पहला कॉन्सेप्ट है कंसंट्रेशन ऑफ आयंस निकालना. वो एन फैक्टर पढ़ने के बाद बहुत जल्दी हो जाती है. अपन एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से समझो. ठीक है, फाइंड concentration of H plus ions and sulfate. Find the concentration of H plus and SO2 2 minus ion in solution in 2 liter solution
containing 19.6 gram of H2SO4. ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में अपन से कॉन्सेंट्रेशन, जब भी ऐसा बोला कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन, अब इतनी सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ा दी मैंने, कौन सी बताओगे? कोई सी प्रिसाइज तो लिखी नहीं है। सर मोलारिटी, सब मोलैरिटी। मोलैरिटी तो कॉन्सेंट्रेशन होती तो देखो सारी ही है, ग्राम पर पर इट इज मोलारिटी अगर कुछ ना बोला हो तो। अगर मैं बोलूं फाइंड द मोलारिटी ऑफ H+ तो ठीक है, समझ ही आ जाएगा फिर तो। पर अगर नहीं बोला तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? मोलारिटी है। ठीक है, क्योंकि इट इज मोस्ट यूज्ड, मोस्ट वर्सेटाइल, सबसे ज्यादा काम में आती है एक चीज। फिर ऐसा है कि जब अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन उनको सॉल्व करते हैं तो अपन जगह जगह जैसे मान लो मोल निकालते हैं। अब मोल निकालने में अपन बार बार मोल्स ऑफ H, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B तो नहीं लिखते, उसकी जगह अपन सिंबल यूज करते हैं, विच इज मोल्स का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एन, स्मॉल एन। है ना? ऐसे ही अपन को वेट यूज करना होता है, W ले लेते हैं, सोल्यूट के लिए अपन B ले लेते हैं, सॉल्वेंट के लिए A ले लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अपन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज पुट कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई चीज पुट कर दी, दैट मीन्स वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। देखो समझो, स्क्वायर ब्रैकेट H2SO4 इज इक्वल टू X का मतलब है H2SO4 सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन या मोलारिटी X है। समझ आई? बात समझ आई? स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलारिटी। तो अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट H2SO4 की मतलब है X, दैट मीन्स वो उसकी मोलारिटी है। तो मुझे एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? स्क्वायर ब्रैकेट H+। समझ में आया? मैंने पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया था, पर फिर मुझे याद आया कि तुम्हें मतलब तो बताया नहीं। अब समझ आ गया? स्क्वायर ब्रैकेट H+ पूछने का मतलब H+ की मोलारिटी पूछ रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट सल्फेट का मतलब सल्फेट की मोलारिटी पूछ रहा हूँ। ठीक है, राइट। सो ये जो चीज है ये आप अलग से कहीं पर अपने नोट की तरह लिख लो। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, वो बोलते बोलते समझ आ जाती है कि अच्छा हाँ ये भी है। ठीक है ना, ये नोट की तरह लिख लो। कॉन्सेंट्रेशन इज मोलारिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। अब अपन इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस जो भी चीज दे रखी है उसके बेसिस पर H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो। मैंने H+ और सल्फेट की पूछी, तुम तो H2SO4 की निकाल दो। व्हाट इज H2SO4 की? 0.1 0.1 आ रही है। 0.1 अब अपन ने सिंबल पढ़ लिया ना, तो यूज करो एकदम बिंदास। स्क्वायर ब्रैकेट H2SO4 इज मोल्स ऑफ H2SO4 19.6 अपॉन 98 बाय वॉल्यूम 2, है ना? तो 0.1 आ जाएगी। ये अपन ने किसकी कंसंट्रेशन निकाली? H2SO4 की। ठीक है, अब मुझसे पूछा क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड सल्फेट। तो शुरू में हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने अभी बहुत सारी रिएक्शन, बहुत सारे एसिड बेस तो देखे नहीं, तो अपन जिस H2SO4 की जो कंसंट्रेशन निकाली ना, उसकी रिएक्शन लिख देंगे फटाफट, 2H+ एंड SO4 2-, उसको बैलेंस भी कर देंगे। बैलेंस करना बहुत आसान होता है। तुमको देखना H2SO4 में कितने H है, 2, तो यहाँ लिख दिया 2। कितने सल्फेट है, 1, तो यहाँ लिख दिया 1। मतलब कुछ नहीं लिखा। ठीक है, अब ध्यान से सोचना, अगर मेरे पास H2SO4 के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, H2SO4 की कितने 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे कितना H+ मिलेगा? 20 जितने भी ये है उसका डबल, 10 से 20, 100 से 200, 5 से 10, है ना? और सल्फेट, अगर मेरे पास H2SO4 के 10 मॉलिक्यूल्स है तो सल्फेट कितने मिलेंगे? 10 वही है ना, 10। तो अगर मैं बोलूं कि क्या अपन H2SO4 के मोल्स और H+ के मोल्स और सल्फेट के मोल्स में रिलेशन बना सकते हैं? क्योंकि नंबर में तो बना लिया। यस सर, बना मोल में सकते हैं। तो मेरे हाँ सर, पास हाँ। अगर
x मोल्स ऑफ H2SO4 है, x मोल्स ऑफ H2SO4 है, तो H प्लस के मोल्स 2x है ना, और सल्फेट के मोल्स X है ना, राइट। तो अब अपन मोलारिटी पे आ जाओ। देखो अपना एक सोल्यूशन है, इसमें पानी था, जल, ये इसमें हमने बाहर से H2SO4 डाला, तो ये H2SO4 पानी में गया और इसके H प्लस आयंस और सल्फेट जितना भी तुमने डाला था अलग हो गए। अब मैं यहाँ पर H प्लस की कंसंट्रेशन पूछ रहा हूँ, तो देखो जो यहाँ पर H2SO4 के मोल्स थे उसी के डबल यहाँ पर H प्लस के मोल्स हैं। और यहाँ चेक करना, ये H2SO4 डालने से पहले या इनफैक्ट ये H2SO4 अंदर भी आ गया उसके बाद, पर टूटने से पहले ये, और फिर ये टूटने के बाद, ऐसे होने में इसके टूटने से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हुआ क्या? दिस इज इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम नो सर। लीटर है, नो सर। वो तो 2 ही लीटर है ना, वो तो 2 लीटर है। तो मुझे मोलारिटी में फोकस किस पे करना है, वॉल्यूम पे या मोल्स पे? मोल्स पे। मोल्स पे, क्योंकि वॉल्यूम तो वही का वही है। तो अब देखो अगर H2SO4 में अपन ने मोल्स लिए हैं ये, तो H प्लस के मोल्स जस्ट इसके डबल होंगे, वॉल्यूम वही का वही आएगा। सल्फेट के मोल्स इतने ही होंगे और वॉल्यूम भी वही होगा। तो अपन बोलते क्या कि H प्लस की मोलारिटी इस H2SO4 की मोलारिटी की डबल है और सल्फेट की मोलारिटी सेम है, क्योंकि H प्लस के मोल्स होंगे डबल और सल्फेट के मोल्स होंगे सेम। तो अपन ये कोई बहुत ऐसे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, सिंपल सी चीज, बोला H2SO4 की मोलारिटी से H प्लस की मोलारिटी निकालो, तो देख लो भाई H2SO4 में 2 H है तो उसकी मोलारिटी डबल कर देते हैं। इट इज लाइक नंबर ऑफ एटम्स निकालना मॉलिक्यूल में, कि भाई अगर H2SO4 में 2 H है तो मोलारिटी भी डबल होगी, एक सल्फेट तो मोलारिटी सेम होगी। तो इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0.1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगी 2 into 0.1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आएगी 1 into 0.1, which means this is 0.2 m and this is 0.1 m। ठीक, समझ आया? यस सर। वॉल्यूम सेम क्यों है? तो तुम देखो ना कि मैंने सॉल्यूशन में ये H2SO4 ये पानी था, ये अलग से शो करता हूँ, ये H2O था और ये मैंने H2SO4 इसमें डाल दिया। अब ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्वेश्चन बोला 2 लीटर है। अब ये H2SO4 टूट के HO सल्फेट अलग हो भी गए तो वॉल्यूम तो वही का वही है। तुम क्या करना, तुम कुछ नहीं, तुमको क्लास खत्म हो जाए, किचन में जाना, ग्लास में लेना पानी, कांच का ग्लास लेना ताकि दिखे, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच NaCl घोल देना, ठीक है, और जैसे ही तुम NaCl डालो तो देखना उसका वॉल्यूम कितना है और फिर उसको पूरा घुलने देना और देखना वॉल्यूम कितना, वो सेम रहेगा, वही यहाँ पे हो रहा है। मैंने जैसे ही डाल के सोल्यूशन बनाया वो 2 लीटर बना, ये लिखा, कहाँ गया, ये लिखा। तो वो टूटने के बाद भी तो 2 ही लीटर है ना, तो मैं H प्लस की मोलारिटी निकालूंगा तो भी वॉल्यूम 2 लीटर लूंगा और मैं H2SO4 की मोलारिटी निकालूंगा तो भी वॉल्यूम 2 लीटर लूंगा। तो इट इज सेम, केवल अपन को उसके मोल्स देखना है, विच इज H2SO4 से H की मोल्स डबल, ठीक है। तो दिस बेसिकली कॉन्सेप्ट जिसमें अपन क्या करते हैं, आयंस के मोल्स निकालते हैं, ठीक है, और अपन उससे बेसिकली कंसंट्रेशन निकालते हैं, राइट। एक एग्जांपल और करके देखते हैं। तो फाइंड द मोलारिटी ऑफ एल्यूमिनियम 3+ and SO4 2- ion in 0.6 m aluminum sulfate solution। 0.6 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम और सल्फेट आयंस की मोलारिटी क्या होगी? सर मोलल है वो? कैपिटल है, कैपिटल है में। अच्छा, मोलल तो मैं 1.2 and 1.8। 1.2 1.8
देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al+3, तो जितना एल्यूमिनियम सल्फेट है उसका एल्यूमिनियम डबल होगा, सीधा सीधा दिख रहा है 2 है, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन है 0.6 तो एल्यूमिनियम की हो जाएगी 2 × 0.6 1.2, 0. और सल्फेट की हो जाएगी 3 × 0.6 यानी कि 1.8। ये अपना आंसर खत्म, सिंपल। ठीक है। अच्छा इसमें भी अपन जैसे देखो एटम मॉलिक्यूल में जब भी कॉन्सेप्ट कंफ्यूज होते थे तो कैसे करते थे कि एटम से मॉलिक्यूल का नंबर, एटम से मॉलिक्यूल का नंबर कम होता है ज्यादा होता है? कम ज्यादा एटम से मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कम होता है। सर सर कम 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 होता है ना। कम। वही चीज यहाँ पे है कि इस मॉलिक्यूल से आयन का नंबर, इस मॉलिक्यूल से आयन का नंबर ज्यादा या कम? ज्यादा। मल्टीप्लाई करते बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। कंफ्यूजन हो गया, मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करके भी आंसर समझ आता है, डिवाइड करके भी आ जाता है। तो ऐसे सोचो कि भाई इस एक चीज से एल्यूमिनियम के आयन ज्यादा होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करा, सल्फेट और ज्यादा होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करा, आ गया। ठीक है। यस सर। चलो तो बेसिकली अपन ने क्या करा, अपन ने सॉल्ट के सॉल्यूशन से उसके आयंस की कंसंट्रेशन, सॉल्ट भी लिया अपन ने, एसिड भी लिया, तो अपन ने कंपाउंड के सॉल्यूशन से उसके आयंस की कंसंट्रेशन निकालना सीख लिया। ठीक है ना, आयंस की कंसंट्रेशन निकालना सीख लिया। अच्छा अब मैं नेक्स्ट चीज बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एक क्वेश्चन है जो स्किप कर रहा हूँ, मैं ओरली तुमको बता देता हूँ। सपोज अगर मैं बोलता कि फाइंड द, ध्यान से सुनना, फाइंड द मोलारिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन इफ इट कंटेन्स 1.8 मोलर सल्फेट। आई मीन कि अगर सल्फेट की मोलारिटी दे रखी होती, सर रिएक्शन से पता सल्फेट की क्या थी? सर डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड डिवाइड कर देंगे ना, लॉजिक समझ आया कि एल्यूमिनियम सल्फेट से सल्फेट ज्यादा तो 3 से मल्टीप्लाई करा, सल्फेट से एल्यूमिनियम सल्फेट कम तो अपन ने 3 से डिवाइड करा, ये 0.6 से आ जाता है। इसमें भी वो वाई ग्राफ बना लेंगे। वाई मैप की इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरा वाई मैप बनाना पड़े, एक ही तो कन्वर्जन है। सर नहीं समझा, एक बार एक्सप्लेन कीजिए फिर से। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपन को ये वैल्यू दे दी जाती सल्फेट और ये पूछा जाता ये कितना है, तो अभी अपन ने एल्यूमिनियम सल्फेट से सल्फेट निकालने में 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये ज्यादा होता है, तो इससे ये निकालने में वापस 3 से डिवाइड कर देंगे कि ये एल्यूमिनियम सल्फेट कम है। बोला रिवर्स कैलकुलेशन आ जाए तो कर लेना, डिवाइड करके कर लेना, सोच लेना कि एल्यूमिनियम सल्फेट तो सल्फेट से कम होगा, इस वैल्यू को सल्फेट के नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। सर वैसे वो सर नॉर्मलिटी को सर कैसे शो करते हैं सर? जैसे कि सर मोलरिटी को सर ग्राम पर मोल से शो करते हैं, नॉर्मलिटी को सर कैसे शो करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ग्राम पर मोल नहीं, मोलारिटी होती है ग्राम पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर। तो नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। ग्राम इक्विवेलेंट्स अपन रेडॉक्स में पढ़ेंगे, उस पे अपन और पीएचडी रेडॉक्स रिएक्शन में ही करेंगे अब, पर बोलते उसको ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया? एल्यूमिनियम सल्फेट में 3 सल्फेट हैं, ये दिख रहा है 3, अच्छे से दिखा देता हूँ, ये 3, तो मेरे को ये निकालना है, ये सल्फेट जितने भी एल्यूमिनियम सल्फेट हैं इंटू 3 कर दो, सल्फेट आ जाएगा। हाँ कॉन्सेंट्रेशन अगर बोला है तो अपन मोलारिटी निकाल के बता देंगे, अगर कुछ स्पेसिफिक बोला कि मोलालिटी बताओ तो वो निकालना, मोल फ्रैक्शन बताओ तो वो निकालना, पर बोला कॉन्सेंट्रेशन बताओ मोलारिटी निकाल दो। ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट नई चीज पढ़ते हैं अपन, इसी पे एक एग्जांपल और कर लो बिकॉज ये थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग हो सकता है। सॉल्यूशन ऑफ
Mg3PO4 whole twice has magnesium concentration equal to 0.4. Find concentration of PO4 3 minus phosphate in the solution. अगर मैग्नीशियम आयंस की कंसंट्रेशन 0.4 है तो फॉस्फेट आयंस की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.8/3। चैट पे लिखो एक बार सब लोग। आदर्श ने लिख दिया, सही है आदर्श। श्रुति बेटा डेसिमल भूल गई, विवेक गलत, राम गलत, अथर्व शिवम सही, अथर्व गलत, नंदिनी गलत, सार्थक सही है, निपुण सही है। 0.2 0.4 नहीं है, 0.2 0.4 गलत है सब। पॉइंट 8 गलत, श्रुति का सही आ गया, स्वास्तिक का सही है, उमा का भी सही है, कीर्ति का भी सही है और यशराज का भी सही है। अर्पित गलत बेटा, डेसिमल की गलती हो गई। स्मिता का भी सही है। अमन डेसिमल गलत हो गई बेटा, डेसिमल। कीर्तिका का भी सही है, तनिष्का भी सही है। 0.8/3, 0.26, 88/30 है ना, ये आएगा। तो देखो ये Mg2+ की कंसंट्रेशन है 0.4। सोल्यूशन इसका था, उसमें Mg2+ भी है और फॉस्फेट भी है, तो अपन इसकी कंसंट्रेशन निकाल लो। concentration of Mg2PO4 whole thrice is equal to 0.4। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम फॉस्फेट की कंसंट्रेशन कम होगी ज्यादा होगी? सर Mg3PO आपने उल्टा लिख दिया ना सर, आपने उल्टा लिख दिया। Mg3P हाँ, in any case कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी। डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय नंबर ऑफ Mg। इसमें 3 Mg थे, 3 से डिवाइड कर दिया। फिर अभी वैल्यू तो आ गई, तो फॉस्फेट की कंसंट्रेशन MgPO4 होल थ्राइस से ज्यादा कम? ज्यादा। है ना, तो 0.4/3 इंटू कितनी फॉस्फेट से? 2। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने इसमें एक तरह से सारे वेरिएशन कर लिए। अपन ने मॉलिक्यूल से आयन निकाल लिया, आयन से मॉलिक्यूल निकाल लिया, एक आयन से दूसरा आयन भी निकाल लिया। भाई ये अपन ने देखा है मैग्नीशियम फॉस्फेट का एक आयन दिया था, दूसरा पूछा था, दोनों निकाल दिया। ठीक है सर इंटू 2 क्यों किया? फॉस्फेट पूछा है ना, ये तो क्या है, ये मैग्नीशियम फॉस्फेट पूरे मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन है। हाँ सर। इसमें फॉस्फेट डबल, क्योंकि देखो 2 फॉस्फेट है। हाँ सर। ठीक है, चलो नया मम्मी तुझा मोबाईल दे, मम्मी दे ना तुझा मोबाईल, तुझा मोबाईल आण फटाफट। पूरी दुनिया को पता चल गया। मान लो हर्षल की अगर पिटाई हो जाती अभी, सब सुनते हैं, पूरी माइक दुनिया ऑन का में, पता चल जाता है ना। इधर मजा ले। सर PO4 पे सर आपने -3 लिखा है ना सर? PO4 -3 होगा, मैंने -2 लिख दिया, -3 होगा। फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज होता है, -3। एक क्वेश्चन और कर लेना, बस है टाइम भी, क्वेश्चन कर लेते हैं। If X grams of Na2SO4
is dissolved in water to make 0.5 liter solution. If X grams of Na2SO4 is dissolved in water to make 0.5 liter solution, the concentration of Na plus in the solution is 0.1 molar. Find X. बेटा आदर्श मैं तो मजाक करता रहता हूँ, कुछ भी पूछ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलत ही था, मैं तो मजाक करता हूँ, मेरी आदत है। -2 लिख दिया था, होगा -3। X ग्राम Na2SO4 को पानी में डिसॉल्व करके आधा लीटर सोल्यूशन बनाया, 0.5 लीटर है ना, 0.5 ये 0.5, तो कॉन्सेंट्रेशन जो है Na प्लस की बोल दी 0.1 है, तो बताओ कितना Na2SO4 डिसॉल्व करा था। सर वो 0.1 मोलर है। 0.1 मोलर है, हाँ, कैपिटल M। आशीष का सही आ गया आंसर मेरे हिसाब से। तो कैलकुलेशन ध्यान से देखो, क्योंकि आंसर सबके अलग अलग आ रहे, बहुत अलग आ रहे हैं। और आशीष का सही है मेरे हिसाब से बस अभी तक। नहीं आदर्श, एक नंबर रह गया। ये एक और किसी का आया, उमा का आया सही आंसर। अदिति कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी बेटा आपने। हर्षित मैं कर दूंगा शेयर। अब बेटा यशराज ने सॉल्व भी नहीं किया, मैं करूं सॉल्व है, थोड़ा तो करता। स्वास्थ्य का कैलकुलेशन मिस्टेक बेटा। हाँ आदर्श अब सही है। कैपिटल एम है देवेश, कैपिटल एम। अगर मैं मोलालिटी बार बार नहीं रिपीट कर रहा तो वो मोलालिटी है, मानो ना। श्रुति बेटा आपने Na+ की कंसंट्रेशन नहीं लिखी है, फैक्टर की गलती है। नंदिनी सेम। आयुष ठीक है, ऑलमोस्ट सही है आपका आंसर। नहीं श्रुति, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, सॉरी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया आपने। यशराज अब ठीक आ गया आपका। तनिष कैलकुलेशन गलत है बेटा, तनिष। कीर्ति आपने भी डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। निपुण कैलकुलेशन मिस्टेक, डिवाइड गलत करा है। चलो 3.55 आएगा आंसर, 3.55। इस तरह क्वेश्चन में देखो अपन को वेट ऑफ Na2SO4 निकालना है ना। हाँ अभी मैं बहुत सारे लोगों ने आंसर करा था, नहीं पढ़ पाया हूँ, अगर आ गया था तो अच्छी बात है। आपका आंसर दिख नहीं रहा है, बहुत पहले आया होगा शायद। सर ये वाला थोड़ा टफ लगा। कोई बात नहीं, तो अपन पढ़ रहे हैं ना इसलिए। तो देखो इस तरह क्वेश्चन में अपन अप्रोच क्या करेंगे कि हमको नॉर्मली हम जो चीज निकालते हैं वो तो दे रखी है, और शुरू में जो दे रखा होता है वो पूछा है, तो अपन क्या करो, अप्रोच ये होती है कि जो चीज नॉर्मली जैसे निकालते आए हो ना निकाल लो, बस एक्स लेके सॉल्व कर लो।
भाई अपन क्या करेंगे कि अच्छा पहले Na2SO4 की कंसंट्रेशन निकालेंगे, तो Na2SO4 की कंसंट्रेशन हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 हो जाएगी मोल्स x बाय मोलर मास 142 अपॉन वॉल्यूम 0.5। चेक, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये Na2SO4 की कंसंट्रेशन हो गई, ये x के टर्म्स में चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इससे Na+ की कंसंट्रेशन निकालो, तो कंसंट्रेशन ऑफ Na+ क्या हो जाएगी, इससे ज्यादा या कम, Na2SO4 से Na+ ज्यादा या कम, ज्यादा। तो 2 x बाय 142 इंटू 0.5, ये 0.5 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 142 से, ये आ गया, डबल कर दी मैंने, और ये अपन को 0.1 दी है। तो जो अपन ने दिया था उसको x लेके सॉल्व करा, फाइनली जो चीज और दी थी वहां तक पहुंचे और 0.1 के कर दिया बराबर। ये है अपना 0.5 इंटू 142 विच इज 71, 71 इंटू 0.1 7.1 और अपॉन 2, तो x आ जाएगा 7.1/2 ग्राम में। सर हाँ सर, वो मैंने जो मोलैरिटी जो दी हुई है उसको लेकर के तो भी सही आ गई, मतलब उससे इसको, हाँ इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, तो हाँ Na+ के सर मोल्स आ वही। जाएंगे, उसको आधा कर दो तो Na2SO4 के मोल्स आ जाएंगे, और उसको फिर अपन मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास आ जाएगा। कर सकते हो वो भी ठीक अप्रोच है, बट ऐसा है कि अगर अपन ज्यादा अप्रोचेस लगाते हैं तो कभी कभी खुद भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए सेम अप्रोच, भाई ऐसी कंसंट्रेशन निकालते हो। अगर मैं तुम्हें इसको x की जगह बोलता 100 ग्राम, तो क्या करते हैं 100/142 मोल, फिर कंसंट्रेशन, और फिर डबल करते तो Na+ की आ जाती। तो 100 ना लेके या 10 ना लेके मैंने x ले लिया, सॉल्व करा, जो लास्ट में चीज आई वो डायरेक्ट करके बराबर कर दिया। सर हाँ ये 7.1 क्या है? ये अपन इस 142 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाँ तो सर। आएगा 71, और उसको इस 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.1। हाँ सर। कैलकुलेशन है वो, स्टेप दिखाया मैंने, ठीक है। सर हाँ सर, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में कराया था वैसे किया तो ये तो यार डिफरेंट था क्वेश्चन, इसमें मास वास नहीं कहाँ पूछा है, मतलब नहीं, जो आपने मोलरिटी निकाल ली अपन ने इस फॉर्म इसी से, जो आपने कंसेप्ट बताया फिर वहां पे मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ ठीक है यार, देखो ऐसा है कि ये एक वन ऑफ द मेथड है, और मेथड हो सकते हैं, पर ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो यही है। कोई ऐसे स्टार्ट करे कि मैं इस 0.1 को पहले इस 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर 142 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और फिर 2 से डिवाइड करूंगा, तो आंसर आ जाएगा ना। इक्वेशन तो यही की यही है भाई, तुम इस स्टेप्स को इस तरह से ना करके अलग तरह से करो, पर एज लॉन्ग एज कैलकुलेशन ये है, आंसर विल सेम ही आएगा, ठीक है ना, कर सकते हो। और वो ठीक, चलो मैं आज एक शीट शेयर करूंगा, उसमें 32 क्वेश्चंस हैं, है ना। ओके सर। आपको वो सब कल तक नहीं करना है, ठीक है ना। ट्राई एंड डू 10-15 क्वेश्चंस, 15 आधी शीट करने की कोशिश करना कल तक, ठीक है। और आधी के बाद नेक्स्ट हाफ, हाँ 15 कर लो कल तक, और फिर अपना संडे आएगा तो उसमें बाकी 15 कर लेना, और फिर जो अपन ने पढ़ा है वो रिवाइज कर लेना पूरा। सर टॉपिक ठीक है ना? कवर्ड है उसमें पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनके? हाँ ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है, और एक मिनट में देख लेता हूँ, वैसे अगर होगा तो मैं, चलो मैं मैसेज में लिख दूंगा, अगर कोई क्वेश्चन अभी छोड़ना होगा ना 1 से 15 में, तो मैं लिख दूंगा। बेटा डाउट क्लास का कीर्तिका मंडे नहीं होगी वो, क्योंकि मंडे मेरी दूसरे बैच में होती है, तो सही टाइम टेबल आएगा, जो आपके टाइम टेबल में टाइम लिखा होगा ना, अपन उस टाइम पे डाउट क्लास लेंगे। वो मंडे नहीं होगा, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी और एक जगह डाउट क्लास उस टाइम होती है। ऑलमोस्ट सारी रिकॉर्डिंग तो है ही ना, रिकॉर्डिंग तो सारी आपके पास है ही। एक रिकॉर्डिंग सर ने कल 2 रिकॉर्डिंग शेयर करी थी, है ना, तो उसमें एक में बस मैथ्स है, एक में मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों है। अब जिसमें मैथ्स है बस उस दिन केमिस्ट्री की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो मतलब अब नहीं हुई, क्या कर सकते हैं।
नोट्स में से रिवाइज कर लो और जो डाउट्स हैं पूछ लेना।